अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। ताबीर हयात जोहाना आरविश, किस्त नंबर 11। सर एक मसला हो गया है। उसके लॉयर ने इसको कॉल करके आगाह कर दिया था। डोंट टेल मी कि आज के फ़्लाइट में भी कोई प्रॉब्लम है। सर पर अभी सॉरी सर, कुछ देर पहले मुझे कोर्ट नोटिफिकेशन मिल गया है। कैसा नोटिफिकेशन? उसके माथे पर बल बनने लगे थे। सर एडवोकेट हमारे ने अपने साइन से इनकार कर दिया। इसको धचका लगा था। कंफर्मेशन के लिए आपकी फ़्लाइट के सारी डिटेल्स इसके पास भेजे गए थे क्योंकि ये केस वो लीड कर रही हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? मुझे किसी भी सूरत जाना है और आज की फ़्लाइट से ही जाना है। बेहतर होगा आप लोगों के लिए कि मुझे आउटकम दिखाएं, ये नहीं कि क्या मसला है। वो गुस्से में बात कर रहा था। आई एम सॉरी सर, लेकिन हम अपना पूरा कोशिश कर रहे हैं। इसका लॉयर आज धीमा लग रहा था। तो इसका मतलब आप कुछ नहीं कर सकते? यस सर, ये सिर्फ अभी इस वक्त पॉसिबल है अगर एडवोकेट वापस अपने साइंस की कंफर्मेशन कर लें, वरना फिर आगे जाकर ये आप लोगों के लिए भी डिफ़िकल्टीज़ पैदा कर सकती हैं। कैसी डिफ़िकल्टीज़? वो अपनी आंखों को सुकेड़ने लगा। सर आपकी मुखालिफ एडवोकेट कोर्ट में बयान दे सकती है कि इसके नाम पर इसके साइंस हो गए हैं जिसमें इनकी मर्ज़ी शामिल नहीं थी, या फिर ज़बरदस्ती की शिकायत कोर्ट में दर्ज करवा सकती है, जो हालात को आपके और आपकी फ़ैमिली के ज़िद में भी जा सकते हैं। अगर आप किसी भी तरह से इनके सिग्नेचर्स को कंफर्म कर लें तो मैं अर्जेंट कोर्ट में परमिशन निकलवा सकता हूँ। हमारे तुम रोज़ बरोज़ मेरा सर दर्द बनती जा रही हो, उसने दिल में मुखातिब होकर कहा था। इसको वो मुलाकात याद आई जिसमें वो अपनी मुस्कुराहट से इसको कुछ अलार्म दे रही थी। उसने फ़ोन बंद कर दिया। इसको याद आया था कि इसकी माँ 2 हफ्तों से डॉक्टर के पास जाना चाहती थी। कल रात तो इनकी तबीयत ने इनको अंगारा बना दिया था। वो अपने ऑफिस से निकलने लगा। तुम नरमी की ज़बान समझने वाली नहीं हो, ये मुझे समझ जाना चाहिए था। उसने कॉल करके किसी तरह से इसके बारे में पूछा था। वो 2 दिनों से ऑफिस भी नहीं आ रही थी। मोबाइल पर जो भी था उसने आर्यन को बता दिया था। मैसेज टोन पर उसकी लोकेशन सेंड कर दी गई थी। लोकेशन वहाँ के एक पार्क की सेंड की गई थी। पता नहीं आज वो यहाँ पर क्या लेने आई थी। कुछ वक्त बाद वो इसी जगह पर पहुँच गया था। चूँकि ये टाइम ना मॉर्निंग वॉक का था ना इवनिंग, इसलिए रश भी कम था। वहाँ पर खासकर इन दोनों वक्तों में ज़्यादातर लोगों का रश रहता था। उसने साइड पर अपनी कार को पार्क कर दिया। शीशा नीचे करके अपने दाएं तरफ को नज़र दौड़ाया। सामने बेंच पर 2 लोग बैठे हुए नजर आ रहे थे। वो सिर्फ इतना देख चुका था कि कोई मर्द इसके साथ बैठा है। चेहरे को वो सही तरह से नहीं देख पाया क्योंकि एक तो दोनों झाड़ियों के आउट में थे और दूसरा दोनों साइड पोज पे बैठे थे। वो गाड़ी से उतरने लगा। उसने उसी जानिब कदम लेना शुरू किया। इसके इरादे बदलने लगे थे। उसकी बेचैनी शख्स को देखने की बढ़ गई थी और इसके साथ ये पहली बार हुआ था जिसे वो खुद भी अनजान था। वो जैसे इनके करीब होने लगा, वो शख्स उल्टी साइड से उठकर जाने लगा। उसकी नज़रें पीछे से उसके आर पार हो रही थीं। उस शख्स के जाने के बाद हमाल भी जाने के लिए उठने लगी। वो जैसे मुड़ी उसने इसको खुद पर नज़र गाड़े हुए देखा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो वहीं पर रुककर उससे पूछने लगी। यहाँ का आने का इल्म तो सिर्फ मुझे था। ये सवाल हमायल को बेचैन कर रही थी। आर्यन उसके करीब आने लगा। उनके दरमियान फासला कम होने लगा। आप मेरा पीछा कर रहे हैं? उसके चेहरे पर आज तनाव नजर आ रहा था। चलो बताता हूँ। वो हाथ से इसको पकड़े अपने साथ खींचने लगा। इस अचानक इब्तिदात पर वो हैरान हो रही थी। छोड़ो मुझे, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे टच करने की? वो इसके हाथ को हटाने की नाकाम कोशिश कर रही थी मगर इसके फौलादी हाथ की गिरफ्त अब उसे अपने हाथ को निकलवाना उसके लिए नामुमकिन था। जानवर इंसान, आपको सुनाई नहीं देता क्या? छोड़े मैं आपके साथ नहीं जाना है मुझे कहीं। आर्यन इसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। वो इसको अपने साथ खींच रहा था और वो अपने पूरे जोर के बावजूद भी कटी डाल की तरह उसके पीछे पीछे खींचती चली जा रही थी, जैसे तूफान इसको एक सिमत में लेकर जा रहा हो। आर्यन, आपके ख़ानदान के साथ आप भी एक नंबर के गुंडे और मक्कार इंसान हो। वो इस बार इतनी चीखी कि अगर 20 फुट के फासले पर भी कोई इस रास्ते से गुजरता तो भी रुक के इसी को देख लेता। लेकिन आर्यन इसकी चीख से नहीं, इसकी गालियों से रुकने लगा था जिसमें उसने इसके ख़ानदान का नाम लिया था। इसके अचानक रुकने से वो उसकी पुश्त को देखने लगी थी। छोड़ दो मुझे। अगर अभी तुम चुप नहीं हुई हमायल, तो फिर मुझे तुमको अपने तरीके से चुप करवाना पड़ेगा, जो यकीनन तुमको पसंद नहीं आएगा। इसके सर्द रवैये में सॉफ्ट वार्निंग दिख रही थी। सब्र के आखिरी मराहिल को आज वो तय कर रहा था, जो चाहकर भी अपने सामने खड़ी लड़की को कुछ नहीं कहना चाहता था। मुझे क्यों लेकर जा रहे हैं? नहीं जाना है मुझे आपके साथ। उसके गाल सुर्ख हो गए थे। तुम इतनी मासूम नहीं हो जितनी दिख रही हो। मैंने भी आपको जैसा समझा था वैसे ही निकले, अपना दादा टाइप के एक नंबर के। चुप। वो इसको अपने करीब खींचने लगा। और वो कुछ भी नहीं, और कुछ नहीं बोलोगी तुम। हमायल, अपने लिए मुश्किलात खड़ी ना करो।
इसको आज दूसरी बार जिंदगी में चुप लग गई थी। वो किसी मासूम सी बच्ची की तरह खामोश अब इसके साथ खींची चली जा रही थी। उसने फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला और इसमें इसको बिठाने लगा। आप जा कहाँ रहे हैं ये तो बताएं। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, और ये दरवाज़ा क्यों लॉक कर दिया। वो दूसरी साइड से ड्राइविंग सीट पर बैठने लगा था। इसके सवालों की बोरियां ख़त्म ही नहीं हो रही थीं। जाहिर है तुम्हारा तो भरोसा भी नहीं किया जा सकता। अगर चलती गाड़ी से कहीं कूद गई फिर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। वो साइड बेल्ट को बांधते हुए कहने लगा। व्हाट, आपको मैं पागल लगती हूँ क्या। इसको आर्यन के अपने बारे में धमाकेदार खबरों से करंट लग रहा था। ऐसे चीख क्यों रही हो। एक तो मुझे ज़बरदस्ती लेकर जा रहे हैं, ऊपर से मुझे कह रहे हैं मैं चीख क्यों रही हूँ। वो इस बार इसके मुंह को नोचने के लिए तैयार हो गए। डोंट वरी डियर कज़न, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। इसका गुस्सा चीखना आर्यन किसी भी खाते में नहीं ले रहा था। ये मुझे आपसे कोई भी कज़न रिश्ता नहीं रखना। ये कज़न वज़न मत कहें मुझे। और ये शीशे तो नीचे करें, मुझे जलन हो रही है। वो अपने साइड वाले कार विंडो को नॉक करने लगी। आर्यन अपनी ड्राइविंग पर फोकस कर रहा था। जब अपना कुछ सुना था तब जवाब देने के लिए मुंह खोलता था। तुम एक नंबर की घटिया इंसान हो। नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ। गाड़ी रोको। अपने एक हाथ को मुंह पर रखकर वो उसकी चीखें सुनकर मुस्कुरा रहा था। वैसे जाहिर कर रहा था जैसे वहां पर कोई भी ना हो रहा हो। हमाइल ऊपर देखकर एक लंबी सांस लेने लगी। मैं आपसे कह रही हूँ गाड़ी रोक ले, मुझे नहीं जाना आपके साथ। जैसे इसने इसको तंग किया था आज वो इसी का इम्तिहान ले रहा था। आर्यन, वो इसके नाम को खींचने लगी। इस बार उसने इसको देखा। वो पूरी तरह से उसकी तरफ मुड़ गई थी। प्लीज़ गाड़ी रोकें, मुझे अर्जेंटली ऑफिस पहुंचना है। वो अभी रिक्वेस्ट करने लगी थी क्योंकि ज़बरदस्ती से तो कोई फ़ायदा नहीं होना था, जिसको वो पहले आजमा भी चुकी थी। एक बार फिर से मेरा नाम लो। इसको अपना नाम इसके मुंह से लेना अच्छा लगा था। बोलो। उसके लहजे में ऑर्डर था। वो उसकी आंखों में देखकर फिर से हिप्नोटाइज हो गई थी। क्या बोलूं? वो सब कुछ भूल गई थी। मेरा नाम लो फिर से। आर्यन, आप मुझे क्यों ऐसे देख रहे हैं? सामने देखिए, मुझे मरने से पहले तुम्हारे दादा को भी जेल पहुंचाना है। किसका दादा? ऑफ कोर्स तुम्हारा दादा। अब तो गाड़ी नहीं रुकेगी। क्यों नहीं रुकेगी? तुम तो एग्री हो गए थे। मैंने तो तुम्हारा नाम भी दिया था। अगर तुमने एक बार और तुम कहा हमारे, तो 1 हफ्ते के लिए तुम्हारा ऑफिस जाना मैं बंद कर दूंगा। इसकी धमकियों धमकियों पर वो मुंह खोले हैरानी से इसको घूरने लगी। आप होते कौन है मुझ पर पाबंदियां लगाने वाले? मेरा बाप नहीं मुझे रोकता है तो आप तो सोचिएगा भी मत। यह हक जताना किस रिश्ते से वो कर रहा था? हमारे को इसकी इस बात की समझ नहीं आ रही थी। देखते हैं डार्लिंग क्या होता है। इसका फार्म हाउस आ गया था। इसके दरवाजे पर वो हॉर्न देने लगा। चौकीदार ने दरवाज़ा खोल दिया। अंदर आकर वो दरवाजे के सामने गाड़ी रोक गया। आप मुझे कहाँ लेकर आ गए हैं इडियट? आखिरी गाली उसने दिल में दी थी। अब तुम उतरोगी या फिर मैं उतारने के लिए आ जाऊं? वो विंडो से उसको देखकर कहने लगा, जो गाड़ी से उतरकर उसके बाहर आने का इंतजार कर रहा था। वो गाड़ी से उतर गई। सामने लॉन में एक बहुत बड़ा ब्लैक कलर का डॉग घूम रहा था। उसकी नजरें सीधा इस पर गई और इस पर से हटने का नाम नहीं ले रही थी। आर्या ने इसको नोटिस कर लिया। अंदर आओ। वो इससे आगे चलने लगा। मैं अंदर नहीं आऊंगी। वो इसको पीछे से आवाज़ देने लगी। क्यों? मुझे डर लगता है। वो रुककर उसे देखने लगा। यही समझे, क्योंकि मुझे आप पर भरोसा नहीं है। इसके साफ गोई पर वो मुस्कुराने लगा था। वो वापस उसके करीब आ गया। वैसे में मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम इतनी डरपोक हो। आप जो कह रहे हैं शायद इसका अंदाज़ा आपको भी नहीं है। शायद तुम मुझे समझा सकती हो। वो इसको देखने लगी थी। मैंने ठेका नहीं लिया हुआ आपका और आपके इस दादा का कि आप दोनों को समझाती फिरूं। खैर ऐसा भी नहीं है। मेरे दादा अच्छे खासे समझदार हैं। हाँ, लेकिन मुझसे दूर रहा करो, मेरा कुछ पता नहीं चलता। आपके दादा और समझदार, इट्स जॉक ऑफ द डे। वो इसकी बात पर हंसने लगी। और आप मुझे ये धमकियां ना दिया करें। मुझे ऑफिस जाना है। आप मेहरबानी करके मुझे अपना मकसद बता दें ताकि मैं अभी सुकून का सांस लेना शुरू करूं। वो नाक को चढ़ाते हुए कहने लगी थी। मेरे जैसे लोगों से सुकून सांस लेने की आदत डाल लो, हो सकता है फ्यूचर में काम आए। हमारी इसकी बात को नहीं समझी थी, इसलिए कंधे उचका गई थी, मगर इसकी सुई अब इस तुम में अटक गई थी। सर, आपकी फाइल। एक सर्वेंट अंदर से आके इसको फाइल थमा चुका था। क्या ख्याल है? वो फाइल को गाड़ी की डिग्गी पर रखने लगा। इसके साथ बॉल पेंट और इंक भी थी। आप फिर मुझसे ज़बरदस्ती साइंस करवा रहे हैं। लगता है आपको सबक नहीं मिला। नहीं, अच्छा खासा मिला है, इसलिए इस बार साइन के साथ फिंगरप्रिंट्स भी लेकर जाऊंगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही, ना साइन ना फिंगरप्रिंट। ठीक है, नहीं करो फिर। यहाँ पर मेरे साथ रहो। मुझे वैसे भी कंपनी देने के लिए कोई चाहिए। अब वो या कोई और हो या फिर तुम, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मुझे ये तुम नहीं कहेंगे। वो उंगली उठाकर उसे वार्न करने लगी। आर्यन इसकी बात पर सिर्फ हंसने लगा। कुछ देर इसे तकता रहा। वैसे तुम अच्छी वाइफ बन सकती हो। जल्दी तुमसे आप पर आ गई। खुशफहमी है आपकी। मेरी आदत है आप कहना। आपकी तरह बदतमीज़ नहीं है कि किसी को भी उठाकर ले जाओ।
इसके लिए मैं हूँ ना, तुम सहमत नहीं करोगी। जल्दी से साइन करो, मुझे देर हो रही है। उसके फ्लाइट में 4 घंटे रह गए थे। इस पेपर को कोर्ट से अप्रूव भी करवाना था। मैं नहीं करूँगी, आप जो कुछ भी कर लो। ठीक है, नहीं करो। मैं जा रहा हूँ, 4 दिन तक नहीं आने वाला। यहाँ से एक कदम भी तुम बाहर नहीं निकाल सकती। वो गाड़ी में बैठने लगा था। पागल इंसान, मैं यहाँ क्या करूँगी? और मेरे साथ आप ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। वो इस शख्स की धमकियों पर रूहानसी हो गई थी। हमायल, तुमने मेरी ज़बरदस्ती देखी नहीं है। वो गाड़ी का दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके इसको बाजू से पकड़कर वॉर्न करने लगा। तुम आराम से बात मानने वाली नहीं हो। सीधा साइन कर लो। तुम एक बार धोखा दे गई हो और मुझे धोखे और झूठ से सख्त नफरत है। आप मेरा बाजू छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। सही कह रही हो। मैंने गलत जगह से पकड़ा है। वो इसके हाथ के थंब फिंगर पर खुद इंक लगाकर सामने पड़े कागज़ों पर लगवाने लगा। एक एक करके तमाम कागजात उसके फिंगरप्रिंट के मुज़य्यन हो गए। आइंदा अगर मुझे धोखा या झूठ बोलने की कोशिश की हमारे तो अच्छा नहीं होगा। आज तो कुछ भी नहीं कहा, हर बार ऐसे नहीं होगा। अल्लाह ना करे कि मेरा आपसे दोबारा कभी सामना हो। बेबसी से आज वो कह गई जो वो नहीं करना चाहती थी। आज पहली बार किसी के सामने उसे अपना आप कमज़ोर दिखने लगा था। वो पहली बार कुछ ऐसा कर गई थी जो दिल न चाहे वो भी सह गई थी। एक शख्स के सामने जो तूफान सा था, बेकरार, बेहद, सागर सा, रवां सा था। कभी सांप सा चुप, कभी शोर की लय। न कोई हद, न कानून की कै। न रोका जा सके, न समझा जा सके। बस बहता रहे जैसे बारिश बने। हाय सर, व्हाट कैन आई हेल्प यू? मुझे इस होटल के 2-3 दिन पहले की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। सर, आप मेरे साथ आएं, आपको ले जाता हूँ। वो आदमी यहाँ का मैनेजर लग रहा था। अवैस इस ब्लैक शर्ट वाले आदमी का चेहरा देखने के लिए यहाँ पर आया था। वो दोनों एक बड़े से रूम में एंटर हो गए। वहाँ पर 3 आदमी कंप्यूटर के सामने बैठे थे। बिलाल, 2-3 दिन पहले की सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। वो लड़का मैनेजर के बात पर सर हिलाने लगा। रिकॉर्डेड कैमरा पीछे रोल होता गया। अवैस झुकते हुए स्क्रीन पर चौकोर साइज में बटे हुए हर कैमरे की तस्वीर को देख रहा था। सर, इस फाइल में 2 दिन पहले की सारी सीसीटीवी फुटेज मैंने अलग कर दी है, आप अभी देखिए। इस फोल्डर में वो एक-एक को प्ले करने लगा, लेकिन इसको वो शख्स नहीं दिखा था। टाइमिंग के लिहाज से बहुत सफाई के साथ वो वाला हिस्सा अलग कर दिया गया था। क्या यहाँ पर पहले कोई आया था? अवैस इस मैनेजर से पूछने लगा। नो सर, मुझे तो नहीं लगता। सर, एक कल शख्स आया था, वो भी इस फुटेजेस के बारे में पूछ रहा था। वहाँ पर बैठे एक शख्स ने अवैस को देखकर कहा था। कौन था? क्या तुम जानते हो इसे? सर, मैं तो नहीं जानता, लेकिन उसने ये नोट दिया था कि अगर इस फुटेज को देखने के लिए कोई आए तो इसको दे देना। वो एक पिंक कलर के स्टिकी नोट को अवैस के सामने करने लगा। नोट के अंदर रेड बॉल पॉइंट पर स्माइल इमोजी बना हुआ था। अब अवैस के चेहरे पर उसे देखकर परेशानी आ गई थी, यानी कि जो कोई भी था उसकी प्लानिंग के बारे में जान गया था और इस रोज इस अटैक को उसी ने ही रुकवाया था। अवैस वहां से बाहर निकलने लगा। इसका इरादा वापस घर जाने का था। 2 दिन पहले आर्यन अपने जानने वाले एक शख्स से मिलने के लिए आने वाला था। उसने इसी को रेस्टोरेंट में बुलाया था, मगर फिर भी वो खुद भी किसी मसरूफियत की वजह से न आ सका। वह शख्स प्रोफेशनली तौर पर एक कंप्यूटर एक्सपर्ट था। आर्यन ने उसे कुछ दिन पहले अवैस के बारे में मालूमात निकलवाने का कहा था। इस रोज़ तो आर्यन के साथ मिलने से माजरत कर चुका था, मगर वो वहाँ पर कॉफ़ी पीने के लिए बैठ गया था। वो शख्स कुछ देर बैठा रहा, लेकिन जैसे जाने के लिए उठाया, अचानक अवैस को आते हुए देख लिया। वो जानबूझकर वहीं पर वापस बैठ गया। खुशकिस्मती से अवैस उसकी उल्टी साइड वाली कुर्सी पर बैठ गया था। इसका इरादा कुछ सुनने का नहीं था, मगर उस रोज़ जो धमाकेदार टॉपिक वो छिड़े थे वो सुनने के लिए मजबूर हो गया था। वो उस्मान के सारे मर्डर प्लान्स को ज़ेरे ज़बर कर सुन रहा था। वहाँ से वो अर्जेंट में आर्यन से मिलने के लिए गया था। उसे भी मिलने के लिए जल्दी बंदोबस्त कर लिया था, क्योंकि आम हालात में वो कभी मिलने का नहीं कहता और इसकी यही बात आर्यन को अच्छी लगती थी। आर्यन पहले से भी बिजी था, इसलिए पहले भी वो मिल नहीं सका था, इसलिए उसने उसको अपनी मीटिंग वाले होटल में बुला लिया। उसने जमशेद का सारा प्लान आर्यन के कानों में पहुंचा दिया। वो जैसे भी थे, इसके घर वाले थे। चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता कि वो उसके मारने का भी सोचे। आर्यन ने अर्जेंट में अपनी सिक्योरिटी टीम को अदालत वाले एरिया की तरफ भेज दिया था। वहां पर जितने भी आदमी थे पकड़े गए। वह सबके सब अपने जबानों को खोल चुके थे। आर्यन ने इनका ऐसा ट्रीटमेंट करवाया था कि वो जानवर जैसे इंसान भी इंसानों वाले रूप में आ गए थे। वहां से वो सीधा कोर्ट की तरफ चला गया था। फोन पर उसने किसी से सीसीटीवी फुटेज को भी हटवा लिया था। उस्मान समझ रहा था कि वो आज मेरे बेल होने पर यहाँ मुझसे मिलने के लिए आया। अब कौन बताता कि वो तो तुम्हारी जान बचा कर आया है। इस रोज़ उसने दिल से अफसोस किया था कि काश इसके दादा और इसका बाप सियासत जैसे गंदगी में दाखिल ना होते, तो वो खुलकर इनके साथ खड़ा होता, या फिर किसी की इतनी जुर्रत नहीं होती कि इनके बारे में भी इस तरह की सोच लाता। आर्यन लाख इनसे नफरत क्यों नहीं करता? वो मरने के लिए अपने खानदान को नहीं छोड़ सकता था।
वो ये जानता था कि वो गलत है, मगर इसके लिए ख़ानदान और रिश्ते गलत और सही से साफ थे। वो ना फरिश्ता था और ना शैतान। इन दोनों के बीच में जो होता है, उसकी फितरत इसी लाइन को क्रॉस करके ही जा रही थी। क्या हुआ बाबा, परेशान लग रहे हैं? हम आयल ऊपर अपने कमरे से उतरकर ड्राइंग रूम में आ गई थी। हाँ, प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। तुम बताओ, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। वो इनके फाइल्स को उठाने लगी। उसने भी मना नहीं किया। फाइल के फर्स्ट पेज पर आर्यान और शहराज के नाम दर्ज थे। दोनों ऑफिशियली तौर पर बिजनेस पार्टनर डिक्लेयर हुए थे। क्या प्रॉब्लम है? आज मुझसे शेयर करें, शायद मैं हेल्प कर सकूं। तुम नहीं कर सकती हमायल। वो इसी तरह लैपटॉप पर स्क्रॉलिंग कर रहा था, अपने ईमेल्स को चेक कर रहा था। ओके, तो आप सिर्फ शेयर तो कर सकते हैं, आपकी टेंशन थोड़ी कम हो जाएगी। वो अपनी बात पर कायम थी। सोफे से टेक लगाए वो फाइल को देखने लगी। उसकी नज़र सबसे पहले आर्यान के नाम पर गई थी। थोड़ी देर के लिए वो यकीन भी नहीं कर रही थी, मगर बार बार आंखें झपकाने के बाद भी उसकी नज़रों के सामने उसका ही नाम था। आपका ये प्रोजेक्ट आर्यान अरसलान के साथ है? हाँ, मेरा बिजनेस पार्टनर वही है। कोई इशू है? वो नॉर्मली इससे पूछ रहा था। शराज इसके रवैये में किसी बदलाव को महसूस करना चाह रहे थे, मगर वो नाकाम हो रहे थे। नो डैड, मुझे क्या इशू होगा? वो आखिर में मुस्कुराकर अपने बाप को और भी मुतमईन कर गई थी। शराज भी अपना सर हिला गए। आर्या ने उसके रिएक्शन के बारे में जैसे कहा था, इसने तो कुछ बदलाव नहीं देखा था। शराज खुश हो रहा था ये सोच के कि हमायल अपने मसलों को सुलझाना जानती है। कहीं ना कहीं इसके दिल में भी यही डर था कि वो कुछ ऑकवर्ड बिहेवियर करेगी। आपने तो बताया नहीं कि क्या प्रॉब्लम है। वो एक एक सफ़े को पलटते हुए इससे फिर से पूछने लगी। मसला ये है कि हमारा ये प्रोजेक्ट एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। वो इसकी गोद में पड़े फाइल की तरफ इशारा करने लगे। मेजर कंट्रीब्यूटर्स भी दुबई के हैं और इसको दुबई के लॉ से भी प्रोटेक्टेड कर दिया गया है। बदकिस्मती से हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं, मगर अभी चाहते हैं कि इसको पाकिस्तानी लॉयर्स के तहत प्रोसेस कर दिया जाए। इसके लिए मुझे एक कॉर्पोरेट लॉयर की ज़रूरत है, जो कि मिलना भी मुश्किल है। इससे मैं थोड़ा सा परेशान हो रहा हूँ। ज़रूरी तो नहीं है कि आप कॉर्पोरेट लॉयर ही हायर करें। आप किसी भी लॉयर से बात करवा सकते हैं। बस इतना याद रखें, वो इसको करने के काबिल हो। मसलन शराज लैपटॉप को थोड़ा बेंड करने लगा। मसलन के क्रिमिनल लॉयर, वो बेहतरीन तरीके से इसकी तरह के केसेस को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड सेटअप इससे बेहतर कोई नहीं डिज़ाइन कर सकता। और आपने जैसे बताया कि आप लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं, तो कवर अप करने के लिए कोई लीगल और लॉजिकल वजह भी की भी ज़रूरत होगी। और क्रिमिनल लॉयर बेहतरीन तरीके से ये कवर कर सकता है। बाकी आप देख लें, जैसे आपको मुनासिब लगे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तुमने तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। मैं ऐसे अभी तो ख़वार हो रहा था। वो 2 मिनटों में वापस अपने मूड में आ गए थे। इसको वाकई में इसका मशवरा पसंद आया था। देख लें बाबा, अगर आप मुझे नहीं बताते तो इसी तरह परेशान बैठे रहते। वो भी फाइल को दोबारा अपनी जगह पर रख दिया। यू आर अ सुपर डॉटर। बाबा, अभी तो लॉयर बन रही हूँ, इसीलिए लॉयर डॉटर कहिए ना। हाँ हाँ, ठीक कहा तुमने। वो इसकी बात पर हंसने लगे। तुम्हारा केस कैसा जा रहा है? सब कुछ पहले की तरह है? कुछ खास अपडेट तो नहीं है? एक साइड पर सोफे के साथ हाथ रखकर वो सरतले रख दिया। तो इसका मतलब अगली पेशी भी उस्मान जीतने वाला है? क्या है बाबा, एक पेशी के जीतने से तो कुछ नहीं होता। पता नहीं ये केस इतना एक्सटेंड होगा। हमारे बहुत कुछ हो जाता है, एक एक करके कतरे से भी। ये तो एक पूरी पेशी है, इसलिए अपने काम पर फोकस करो, जिस तूफान में निकल गई हो। अब इसको जीत कर भी आना है, ये याद रखना। इतने दिनों तक तो आपने भी मेरा मूड ख़राब कर दिया। वो भी अपना वार कर गई थी। तुम्हें मेरा मूड याद है? अपने बिहेवियर भूल गई हो? आप पहले से जानते हैं कि मैं किसी भी केस को अपने अलावा किसी से भी डिस्कस नहीं करती। मैं पहले आप लोगों को मुंह पर इनकार नहीं करना चाहती, इसलिए बातों को घुमा रही थी। खुद को देखा है? अभी कैसे तुमने मुझसे मेरी बात को निकलवा लिया। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो क्या मैं अपने काम में प्रोफेशनल नहीं हूँ? पापा, मैंने ऐसा भी तो कुछ नहीं कहा। और वैसे भी मेरा काम है आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ना कि उसे मज़ीद बढ़ाना। इस काम के लिए आपने मुझे चुना है ना। आपको पसंद था कि मैं लॉयर बनूँ। अब मुझे भुगतने दें। तो मुझे तो वैसे भी आर्किटेक्चर अर्थ करना अच्छा लगता है। कसम से पछताता हूँ, रोज़ पर तुमसे अपना मसला खुद ही उलझा रही हूँ। वो बिल्कुल भी उसके केस से खुश नहीं थे। डोंट वरी पापा, आपकी बेटी बड़े बड़े कामों के लिए पैदा हुई है। इससे मैं बड़े काम कर रही हूँ, बड़े बड़े मसलों को सुलझा रही हूँ। वरना आप भी अभी कारपोरेट लॉयर ढूंढने के पीछे अपने संडे को तबाह कर लेते। जय, वैसे भी सजाद अंकल आपका वेट कर रहे होंगे। वो उठकर किचन में चली गई। ये तो सही कहा तुमने। शराज भी लंबी सांस लेकर उठने की तैयारी पकड़ने लगा। हमायल से हारना उसने खुद अपने मुकद्दर में लिखा था, इसको वकालत बढ़ा के। अब शराज कुछ नहीं कर सकता था। तीर कमान से बाहर निकलने वाला वो खुद गधा। अब इस बार उसके निशाने पर कौन आएगा, इसको तय करना वक्त के जिम्मे था। निसार, मुझे इल्म नहीं था कि आपका गांव इतना खूबसूरत है। वो चहकर इससे आगे आगे जा रही थी।
खेतों में हाथ खोले गोल गोल घूम रही थी। हमारा गाँव बहुत खूबसूरत है, लेकिन ज़रूरी नहीं हर खूबसूरत के साथ यादें भी खूबसूरत ही हों। आप हर वक्त ऐसी बातें क्यों करते रहते हैं? वो इसके पास आके जो साइड पे खड़ा उसे देख रहा था। अगर आपके दिल में किसी के बात का बोझ है, प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें। अगर मैं कुछ भी मदद ना कर सकूं, कम से कम आप हल्का तो महसूस करेंगे। वह इसके सामने हर बार की तरह आज भी वही कह रही थी। तुम छोड़ो मुझे, आओ मैं तुम्हें एक और जगह ले जाता हूँ, और इस गाँव का सबसे खूबसूरत जगह है। वो इसका हाथ पकड़कर अपने साथ हमकदम करने लगा। आप बहुत रूड इंसान हैं। जब भी मैं आपसे बात पूछती हूँ, आप कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं। आपने अभी भी बात बदल ली। अलीशा, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ अच्छी हुई है, और वो है तुम्हारा आना। मैं इसको कभी भी अपनी पुरानी यादों से ख़राब नहीं होने दूंगा। वो रुककर इसकी आंखों में देखकर अपनी हर बात अपने दिल की ज़बान से बयान करते हुए उसे ज़हन नशीन करवा रहा था। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें इस क़यामत का भी इल्म हो जिसमें मैं राख हो गया हूँ। अलीशा हर बार उसकी आंखों की सच्चाई और नरमी से पिघल जाती थी। वो खो जाती थी इन आंखों में, जिसमें पता नहीं कितने राज दफन थे। अब ऐसे क्यों देख रही हो? इसके मुसलसल घूरने पर उसने सवाल किया। यही कि पहले जैसे इंसान के साथ कोई बुरा कैसे कर सकता है? वो इसकी बात पर जख्मी सा मुस्कुराने लगा, अपने दर्द को छुपाने के लिए ऊपर देखने लगा। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपके साथ से कुछ बुरा हो जाए। कभी कभार हम अपने प्यारों की वजह से जलते रहते हैं। इनकी तकलीफ जब याद आती है, दिल करता है दुनिया को आग लगा दी जाए, जहाँ पर फिर इनकी हंसी देखने को नहीं मिलती। एक बात पूछूं आपसे? इसके मासूम चेहरे पर सवाल थे, मगर वो जो पूछना चाह रही थी वो सिर्फ सवाल इसके दिल का था। तुम कुछ भी पूछ सकती हो। क्या मैं आपके प्यारों की लिस्ट में शामिल हुई हूँ? वो इसका हाथ पकड़े हुए नरमी से सहला रहा था। बताए ना निसार, क्या मैं पूछ रही हूँ आपसे? वो फिर से अपने जवाब के लिए जिद करने लगी। तुम मेरी जिंदगी की सबसे अहम वजह हो, जिसे मैं चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो अलीशा। तुम वो वाहिद लड़की हो जिसकी वजह से मैं थोड़ी देर के लिए खुद को भूल जाता हूँ। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। वो खुलकर मुस्कुराने लगी थी। वो लड़की मोहब्बतों का खरीदना चाहती थी, और वो जिसका खरीद गई थी वो तो इसका पूरा आसमान बन गया था। उसे यकीन था वो बदल देगी उसके अंदर बढ़ते नफरत के जहन्नुम को अपनी मोहब्बत से। उसके कदमों पर कदम रख के वो ये वादा खुद से कर चुकी थी। वो खो चुकी थी इसके साथ सफ़र के ख्यालों में, जहाँ इसके चेहरे पर तस्दीक करने के लिए वो जानदार मुस्कुराहट गवाही दे रही थी। इस मोहब्बत के गुलिस्तान को तरोताज़ा करने के लिए, जो वो अपनी सोचों में मोहब्बत के धागों से जोड़ रही थी। तुम कहाँ खो गई? मैं तो बहुत दूर निकल गई थी। अच्छा हुआ आपने वापस बुला लिया। दोनों भी एक साथ हो गए थे। एक दूसरे के हाथ को पकड़े वो नरम घास पर आगे बढ़ रहे थे। तुम्हारे पेरेंट्स कब तक आ रहे हैं? इनको तो आने में एक आधा महीना लग जाएगा। उसके माँ बाप अमेरिका में रहते थे। वो यहाँ पर अपने खाला के घर रहने के लिए 1 माह पहले आई थी। तुम तो कह रही थी कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर इन्हें मेरे बारे में इल्म हुआ और वो नहीं माने, फिर क्या करोगी? यही तो मैं सोचकर परेशान हो रही हूँ। वो खुद से मनाने लगी। आप इन्हें एग्री नहीं कर सकते। अगर वो नहीं माने तो अपनी सारी परेशानी इन पर डालना चाहती थी। मैं तो कोशिश करूँगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। बाकी का काम आपके पेरेंट्स का है। निसार, अगर वो नहीं माने फिर क्या करेंगे? अगर उन्होंने मेरी शादी किसी और से करवाई तो फिर क्या होगा? और थिंकिंग से बात कहाँ से कहाँ लेकर पहुँच गई थी। अगर इतना बुरा भी नहीं सोचो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो मैं तुम्हें भगा कर ले जाऊँगा। वेरी फनी। मैं बस आपसे यही एक्सपेक्ट कर रही थी। वैसे ये बात सही भी हो सकती है। वो ज़बान को दांतों तले दबा गया था। चलो देखते हैं, अभी मैंने घर के लिए भी निकलना है। वो इसकी शरारत को समझ गई थी, इसलिए कोई रिएक्शन नहीं दे सकी, इंस्टेंट रिएक्शन नहीं दे सकी। तुम पर तुम कहीं पर भी नहीं जा रही? अभी तो कुछ देर पहले आई हो। चलो मैं तुम्हें घुमाने ले जा रहा हूँ, फिर कहोगे कि कुछ दिखाया नहीं। तो आपने तो मुझे बातों में लगाया, घुमा थोड़ी रहे हैं। वो उसको देखने लगा था कि सच में अलीशा उसे घूरने पर हंसने लगी। वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामे डूबते सूरज की किरणों में चमकते आंखों से हंस रहे थे, जिस पर मुस्तकबिल के बहुत से ख्वाब देखे गए थे। हम ये लव अफोर्ड नहीं कर सकते। गाइस कुछ भी करें, इसको रिकवर करने के लिए कोशिश करें। सर, अगर अभी हमने और लेट करवाया तो और भी नुकसान होगा। आप लोग जानते भी हैं कि हमारा 65% लूज़ हो गया है। ये कोई मामूली बात नहीं है, करोड़ों का नुकसान है। बिजनेस डूबने के करीब है। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि ये आखिर हुआ कैसे। सर, मैंने तो आपसे कुछ दिन पहले भी कहा था, कई दिनों से मार्केट में हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड गिर रही है, मगर आपने कहा था कि कुछ दिन और इंतज़ार करते हैं। हाँ, तो मुझे लगा था सब कुछ स्टेबल हो जाएगा। पहले भी तो हम इस तरह कर चुके थे, और अब इतना डोज़ हम लोग समझ नहीं आ रही कि उसे कहाँ से पूरा करूँ।
उसने पेपर वेट को ज़ोर से ज़मीन पर फेंका। असल बात तो तब शुरू होगी जब जमशेद इस नुकसान के बारे में जान लेगा। कुछ दिनों पहले ये दोनों बहुत हवाओं में उड़ रहे थे। आर्यन ने बहुत प्लानिंग के साथ दोनों को ज़मीन पर वापस खींच दिया था, क्योंकि ये सारा किया धरा इसी का था। ये इतना लॉस भी आर्यन ने करवाया था। वो तो वैसे भी बिजनेस के उतार चढ़ाव का माहिर था। पत्तों को इधर उधर करके वो सिर्फ और सिर्फ जमशेद के एम्पायर को हिलाना चाहता था, और वो कर भी चुका था। ऐसे सिलसिले के साथ जमशेद का फैमिली बिजनेस झटका खा चुका था कि अगले साल तक इसकी भरपाई करना मुश्किल था। बगैर किसी प्लानिंग के अगर बिजनेस में इतना लॉस हो जाए तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। सर, अगर हमारे दूसरे इन्वेस्टर्स को इसके बारे में इल्म हो गया कि हमारा स्टॉक मार्केट में गिर चुका, तो वो हमारे कंटिन्यू प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग्स करना बंद कर देंगे। हमें ऐसी प्लानिंग करनी होगी कि मार्केट में हमारा एतमाद बहाल रहे। और एक और टीम मेंबर बोलने लगा, सर, बाकी इन्वेस्टर्स का क्या करेंगे? इन्हें रोकेंगे 65%, तो वो तो लोग अपने शेयर्स को बेच चुके हैं। मार्केटिंग में एक और शख्स अपना मुद्दा बयान सामने रखना लगा। असल मसला यही है, अगर शेयर नहीं भेजे गए होते तो आज हमारा इतना बुरा हाल नहीं होता। सर, एक काम हम कर सकते हैं। ये लॉस कुछ हद तक हम कम हो सकता है, मगर इसके लिए हमें पेंडिंग्स की ज़रूरत होगी। तुम क्या कहना चाहते हो? खुलकर कहो। अवैस के चेहरे का तनाव कुछ हद तक संभलने लगा था। सर, हमारे जो अगले प्रोजेक्ट्स हैं, हम इस पर काम कर सकते हैं। अभी हम मार्केट में इसकी पब्लिसिटी करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये माल तो अभी बिकने से रहा। अवैस इसको देखने लगा, जो वहाँ का मार्केटिंग मैनेजर था। इस वक्त इसका दिमाग चल रहा था। तो तुम ऐसा कह रहे हो जैसे ये हमारे पास किसी प्लेट में पड़ा है। हमारे पास पेंडिंग नहीं है। और दूसरी बात, अगर चलो पेंडिंग्स कहीं से अरेंज हो भी गए, तो इतनी कम अरसे में इतना स्टेप कैसे तैयार होगा? ये सोचा है तुमने? सर, आप यहाँ भी तो देखें, हमारा नेगेटिव आरपी हर मिनट के साथ हमें और भी गिरा रहा है। पहले से मौजूदा हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स की साख सेल्स और मार्केट को बहुत हद तक असरअंदाज कर चुका है। ऐसे में अगर हम कस्टमर्स का ख्याल कहीं और भटकाएंगे तो हमारे लिए कंपनी के लिए प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। मैनेजर की बात पर से वहाँ का हर कोई एग्री कर रहा था, मगर जो चीज़ इस एग्रीमेंट के लिए ज़रूरी थी वो इस वक्त इन्वेस्टमेंट थी। और ऐसी हालत में जब एक प्रोडक्ट की स्टॉक नीचे गिरा हुआ हो तो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना ऐसा है जैसे समंदर में एक छोटा सा गोला तलाश करना। तुम ऐसा करो, अपनी टीम के साथ एक कंप्लीट प्लान बना लो इस बारे में। मैं फंडिंग के अरेंजमेंट की कोशिश करता हूँ। आखिर बार वो एक फैसले पर पहुँच गया। याद रहे, हमारी ये टीम किसी भी दुकान तक नहीं पहुँचनी चाहिए। ये मीटिंग किसी के भी कान में नहीं पहुँचनी चाहिए। वो उंगली उठाकर सबको वार्न करते हुए आंखों के इधर उधर घुमाई। सबको अपनी आखिरी बात कह चुका था। ये टीम 8 मेंबर्स पर मुश्तमिल थी, जो इस तरह की सूरत हाल को डील करने के लिए हर वक्त तैयार रहता था। आर्यन, आप तो आ गए हैं। खाला कहाँ है? अलीशा उनके पीछे लॉन में आ गई थी। वो जो वहाँ बैठा अपने कल के शेड्यूल के बारे में चेक कर रहा था। इसके बुलाने पर वो अपने टैब से सर उठाने लगा। मैं कुछ देर पहले आया हूँ। मामा को अमेरिका अपनी बहन मिल गई थी, इसलिए वो कुछ दिनों तक वहीं रहेंगी। आयशा खाला को मामा से अच्छी खासी बनती है। मैंने मामा को कॉल किया था परसों। वो कह रही थी कि कुछ दिनों में वो पाकिस्तान आ जाएंगी। सामने वाली चेयर पर वो बैठने लगी। तुम कहाँ थी इतने दिनों से? मैंने कहाँ जाना है, इधर उधर घूम रही थी। किसके साथ? तुम तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं हो। हाँ, लेकिन मैंने एक नई दोस्त बना ली है। वो हाँ को खींचने लगी और दोस्त की बात पर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आर्यन इसके ऑफिशियल एक्सप्रेशंस को नोट कर रहा था। आज इसमें इसको कुछ तब्दीली महसूस हुई। अगर कहीं जाना हो तो गार्ड्स के साथ जाया करो। तुम्हारे पेरेंट्स आने तक तुम हमारी जिम्मेदारी हो, इसलिए एहतियात करना ज़रूरी है। वो इसको कंफ्यूज नज़रों से देखने लगी। मेरा किससे प्रॉब्लम हो सकता है? मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ। वो इसकी बात को मजाक में उड़ाने लगी। आर्यन जो इसे समझाने की कोशिश कर रहा था वो तो इसके सर के ऊपर से गुजरने लगा। इसके अक्लमंदाना जवाब पर वो खामोश हो गया था। आप कुछ ज़रूरी काम कर रहे हैं? कुछ लम्हे के लिए बात करना बंद हुआ था दोनों के दरमियान। कुछ खास नहीं। वो टैब को बंद करने लगा। अब दोनों एक दूसरे की तरफ मुतवज्जो थे। तुम कुछ कहना चाहती हो? वो मुसलसल कुछ इस तरह पूछने और बोलने की कोशिश कर रही थी, मगर फिर रुक जाती थी। शायद हाँ या नहीं, मैं खुद भी नहीं जानती। अगर कोई बात है शेयर करनी है तो कर सकती हो। उसने उसकी मुश्किल को आसान कर दिया था। वो इसको देखने लगी, जिसका मतलब था कि हाँ, मैंने करनी भी है। इसका उंगलियों को मरोड़ना थोड़ा कम हो गया था, यानी कि वो खुद को तैयार कर रही थी। आर्यन सर को थोड़ा खम देने लगा था कि कहो जो कहना चाहती हो। आपसे डर लग रहा है। वो मुंह बनाए अपना पहले मसला सीधा बयान कर गई थी। मुझसे क्यों डर लग रहा है? मैं तुम्हें खा थोड़ी ना जाऊंगा। आप हर वक्त इतने सीरियस रहते हैं।
बंदा का बात करते हुए भी कई बार सोचता है, और अभी जैसा मूड है आपका, मुझे तो लगता है कच्चा किसी को चबा जाएंगे। इसके प्रिकॉशंस पर वो थोड़ा सा मुस्कुरा गया। इस लड़की को पुश करने के लिए वो अपने सर्द चेहरे को थोड़ा सा पुरसकून कर चुका था। मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, जो कहना चाहती हो कह सकती हो, वो अपने वन साइडेड स्माइल के साथ उसे कह रहा था। अलीशा इस पर अपनी चेयर से टेक हटा गई थी। टेबल पर दोनों हाथ रखकर झुकने लगी, अपने सारा बोझ अपने हाथों पर डाल दिया। आर्यन, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई अजनबी जो तुम्हारा कुछ भी नहीं लगता, बस यूं ही किसी हादसाती लम्हे में ज़िंदगी की राह गुज़र पर मिल जाए और फिर बस वो महज एक मुलाकात में तुम्हारा सारा सुकून अपने साथ ले जाए? वो ठहरे हुए लहजे में कह रही थी, लेकिन इसकी आवाज़ में छुपा इर्तियाश साफ बता रहा था कि यह अल्फाज महज ज़बानी नहीं थे। बिल्कुल इसी तरह जैसे तुम्हारे अंदर की सारी दुनिया उसकी आंखों में कैद हो जाए, जैसे वो जाने अनजाने में तुम्हारी रूह के सब दरवाजे खोल दे और तुम बस अजनबी के सामने बेबस खड़े रह जाओ, ये सोचते हो कि ये कैसा इत्तेफाक था, या शायद इत्तेफाक था ही नहीं। इसके लफ्ज़ों में गहराई थी। यह उसके अंदर की कहानी थी, कोई ऐसी कहानी जो शायद वो खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पाई थी। इसका कुछ देर पहला वाला शख्स दुरुस्त साबित होने लगा था। वो इसे देख रही थी जो अपने सवाल की मुंतज़िर थी। बिल्कुल हो सकता है। क्या तुम लव एट फर्स्ट साइट पर बिलीव करती हो? वो इसे बगौर देख रहा था। शायद वो कुछ कहना चाहता था, शायद वो समझना चाहता था कि इसके लफ्ज़ों के पीछे क्या था, मगर अलीशा ने अगले ही लम्हे सब वाज़ेह कर दिया। इसका शक यकीन में बदलने लगा। शायद मैं नहीं करती थी, मगर मेरी अभी जो हालत हुई है, अगर इसी को मोहब्बत कहते हैं तो हाँ, मैं इस शख्स को अपना दिल दे चुकी हूँ। वो सरगोशी में कहने लगी, मगर इसकी आवाज़ इतनी भारी थी कि आर्यन को लगा जैसे वो सिर्फ इसके कानों में नहीं बल्कि इसके वजूद में गूंज रही है। तुमने जो रास्ता चुना है अलीशा, इसमें तुम अभी पूरी तरह दाखिल नहीं हुई। अगर तुम्हें अपनी मंजिल का अंदाज़ा नहीं है तो गुम होने पर बेहतर है कि पलट जाओ। अलीशा की हल्की सी मुस्कुराहट तल्खी से भरी थी। यही तो मसला है, आर्यन पीछे का रास्ता मैं भूल चुकी हूँ। इसकी बात पर आर्यन के अंदर कहीं बहुत ज़ोर से लगी। उसके रद्द में वो खामोशी से अपना पहलू बदल गया, जैसे अपने जज्बात को काबू में कर रहा हो। कौन है वो? मुझे पिक सेंड करो रात तक, तुम्हें सब पता चल जाएगा। वो गहरी नज़रों से अलीशा को देखते हुए बोला। आर्यन, मैं कोई बिजनेस डील तो नहीं करी कि पहले इसका बैकग्राउंड चेक करूं? अलीशा ने एक लम्हे को वहीं आंखें मूंद ली, फिर धीरे से बोली, तो क्या करना चाहती हो? आर्यन ने एक सर्द सांस भरी, जैसे अलीशा की ये सोच उसे भी बेचैन कर रही है। ये मोहब्बत है आर्यन, तिजारत नहीं। ये सोच समझ कर नहीं की जाती। ये तो तूफान होता है जो अपने साथ दूसरों को भी बहा ले जाता है। ये पहला मौका था जब आर्यन अलीशा की किसी बात से मुत्तफिक हुआ था, मगर इसके अंदर इस तरह पहले से ज़्यादा शदीद हो चुका था। आगे का क्या सोचा है? तुम्हारे पेरेंट्स को तो मानने वाले नहीं हैं। तुम जानती हो वो एक्सट्रीम फैमिली और स्टेटस ओरिएंटेड है, और ये बात तुम मुझे परेशान कर रही है। अलीशा ने अपनी उंगलियां आपस में पेवस्त कर ली, जैसे अपने अंदर की घुटन को संभालने की कोशिश कर रही हो। अगर कभी आपको ऐसे फैसले का सामना करना पड़े आर्यन, तो आप क्या करोगे? वो सर उठाकर बोली, वही जो मुझे सही लगेगा। अलीशा ने एक तल्ख हंसी होंठों पर बखेर दी। क्या आपके पेरेंट्स आपको कुछ नहीं कहते? मेरा मतलब है आयशा खाला और नुमान अंकल। आर्यन ने कंधे उचकाए। आई एम इंडिपेंडेंट इन माई डिसीजंस। उसके अंदाज में वही एतमाद था जो पहले हमेशा इसकी पहचान था। तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं है? मेरे साथ ये राइट क्यों नहीं है? मैं क्यों अपने फैसले खुद नहीं ले सकती? इसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। वो धीरे से बोली थी। आर्यन ने संजीदगी से इसकी तरफ देखा, जैसे उसकी रूह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हो। यह हक प्लेट में रखकर नहीं दिया जाता, इसके लिए खुद को इस काबिल बनाना पड़ता है। जबकि तुम एक काफले में अपना रास्ता बना लो तो तुम्हें रोकने की बजाय तुम्हारे पीछे आना शुरू कर दें। वो आहिस्ता मगर गहरे लहजे में बोलने लगा। जो रास्ता तुमने चुना है वो गलत भी हो सकता है, लेकिन अब ये तुम पर है कि तुम खस्ता हाल राहों को बेहतर बनाओ या फिर बेहतरीन रास्तों पर चलकर भी इन्हें मजीद शानदार बना दो। अलीशा सांस रोके सुनती रही। उसने इसकी आंखों में देखा। आर्यन की नजरें सख्त थी, मगर इसकी आंखों में कहीं दूर एक धुंधला अक्स भी था, जैसे वो मोहब्बत को समझता भी था और उसके अंजाम से वाकिफ भी था। मोहब्बत खूबसूरत चीज़ है अलीशा, मगर ये तबाह भी कर सकती है। वह आहिस्ता से आगे झुका। मैं मोहब्बत पर यकीन रखता हूँ, मगर फैमिली के खिलाफ जाकर नहीं। इसका लहजा स्पार्ट था, मगर हर लफ्ज़ में हकीकत की अक्कासी भी थी। अगर तुमने ऐसा कोई कदम उठाया जो तुम्हारी फैमिली की इज्जत पर आंच लाए, तो याद रखना, मुझसे किसी भी किस्म की उम्मीद मत रखना, क्योंकि जो मोहब्बत ख़ानदान को रोक कर आगे बढ़े वो मोहब्बत नहीं, बगावत होती है, और बगावत की कीमत हमेशा मोहब्बत से ज़्यादा चुकानी पड़ती है। ये वार्निंग नहीं थी, ये एक ऐसी हकीकत थी जो अलीशा चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। गाइस, आज आपके लिए मेरी तरफ एक सरप्राइज़ है।
हमारे और नगमा दोनों लाउंज में बैठे थे। शराज बाहर से आकर इनसे कहने लगा, कैसा सरप्राइज डैड? मेरे ये तो वक्त आने पर पता चल जाएगा, लेकिन मुझे यकीन है मेरी प्यारी बीवी कम से कम थोड़ी सी खुश हो जाएगी। वो इसके देखने लगा था। नगमा ने इसको आंखों में इशारा किया था कि क्या है। हमारे दिमाग को इशारा करते देख लिया और बाप को भी जो शरारती नजरों से देख रहा था। मामा बाबा, मैं यहाँ पर बैठी हूँ, वो गला खंखारते हुए कहने लगे। हमारे, तुम फजूल में कबाब की हड्डी बनी हुई हो, कभी हम यहाँ बीवी को भी प्राइवेसी दे दिया करो। शराज ने संजीदगी से कहा और साथ वाले सोफे पर बैठ गए। बाबा, आप कैसे रंग बदलते हैं? और बाय द वे, मैं खुद कबाब की हड्डी नहीं बनी। आप लोगों को सोचना चाहिए था ना इस हड्डी को पैदा करने से पहले। अब गलती हो गई है, अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें भी थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए ना। वो उंगली से नगमा और अपने तरफ इशारा करने लगा। मामा, आप देख रही हैं, यहाँ पर लाइन मारने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी बात पर नगमा कहकहा लगाने लगी। देख लो शराज साहब, आपकी औलाद भी आपके ठरकपन का इल्म रखने लगी है। बजाय बुरा मानने के वो अपना कॉलर झाड़ने लगे, जैसे कि ये तो मेरे लिए फ़ख्र की बात है। वैसे आपकी सरप्राइज़ कब मंजर आम पर आएगी? वो हाथों से इशारा करने लगी। तुम तो चुप करो, हर बार इतनी जल्दी में अच्छी नहीं होती। मुझे ये फजूल के सरप्राइज़ अच्छे नहीं लगते, तो मैं क्या करूँ? वह एक उंगली चेहरे पर टकाए सोचने वाले अंदाज में कहने लगी। बहुत बोरिंग लड़की हो हमारे, तुम्हें तो दिल रखना भी नहीं आता। बाबा, आप क्यों रूठी महबूबा की तरह बात कर रहे हैं? मामा तो आपके सामने बैठी हैं। लगता है आप अपने इस आने वाले सरप्राइज़ के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। वो उंगली को विक्ट्री में के अंदाज में उठाकर कहने लगी, जिसमें तंज साफ ज़ाहिर हो रहा था। इससे पहले कि वो जवाब देते, शराज के मोबाइल पर रिंगटोन बज गई। स्क्रीन पर आर्यान नेम का नोटिफिकेशन चमक रहा था। लगता है तुम दोनों का इंतज़ार खत्म हो गया। वो बस आने वाला है जिसका हमें इंतज़ार है। और तुमने ये क्या हुलिया बनाया हुआ है? अभी तो शाम भी नहीं हुई और तुमने नाइट सूट पहन रखा है। ठीक कह रहे हैं तुम्हारे बाबा, जाओ ऊपर थोड़ा सा फ्रेश होकर आओ। वैसे भी ऑफिस आने के बाद यहीं पर ही बैठी हो। मामा, वह इनके कान के करीब होने लगी। अपने हस्बैंड पर नज़र रखें, ऐसा ना हो अभी सरप्राइज में कोई ब्राउन हेयर वाली 6 इंच हील पहने, रेड लिपस्टिक लगाए यहाँ पर आ जाए। वो समझने वाले अंदाज में हमारे को देख रही थी कि आखिर में ये लड़की क्या बके जा रही है। मामा, मुझे नहीं ऐसे देखे, अपने हस्बैंड को देखे, कितना हैंडसम है। वो अपने निचले होंठ को दांतों तले दबाने लगी। आप देख तो लें, वो इनको हिलाने लगी, जो इनकी बात में खो गई थी। नगमा मुंह करके शराज साहब को देखने लगी, जो खड़े होकर मोबाइल को देख रहा था। हमायल अपने उभरने वाले कहकही को अंदर ही अंदर मार रही थी। अपने ऊपर नजरों की तपश महसूस करके शराज सामने देखने लगी। दोनों खवातीन नुमा मखलूक अपने चार चार नजरों से उसे देख रहे थे। तुम दोनों क्या मुझे पहली बार देख रहे हो? मम्मा अभी खुद उठती, वो तेज आवाज में हंसने लगी और ऊपर की तरफ जाने लगी। हमायल, तुम क्या कर चुकी हो? इसके सामने से गुजरते हुए वो आहिस्ता से पूछने लगे थे। पापा, मेरी तरह मॉम को भी सरप्राइज हजम करने का मसला है। आपके लिए बेहतर है आप इन्हें तो बता दें। तुम भी रोज बरोज अपने क्रिमिनल्स की तरह ढीठ ढीठ बनती जा रही हो। किसने कहा था कि आपको मुझे कबाब की हड्डी का है? अब मेरा काम तो गले में फंसना ही है। वो दो उंगलियों को सर तक लेकर जाए वहां से जाने लगी, जैसे कि सैल्यूट कर रहा हूँ। शराज, क्या सरप्राइज है मुझे बताएं। तो माँ बेटी पर हमेशा मुझे ही फंसाते रहो। आपने कुछ कहा क्या? नहीं तो भला मैं तुम्हारे सामने कुछ कह सकता? तो फिर बताएं क्या सरप्राइज है? सरप्राइज सरप्राइज, अब उसे क्या बताऊं? वो तो आ गया, बस तुम भी आ जाओ। वहां से निकलने लगे थे। इसको कोई और बहाना नहीं मिला था। पीछे नगमा रेड लिपस्टिक और 6 इंच हील वाली लड़की को सोचते हुए दरवाजे को देख रही थी। अगर दुनिया को पता चला कि इतना बड़ा बिजनेसमैन बीवी से डरा है तो इसके लिए तो मेरा मजाक बन जाएगा। वो दिल में सोचते हुए झुरझुरी लेने लगे थे।